हेलो एवरीवन, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट यानी विकास। डेवलपमेंट चैप्टर में जो भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और अभ्यास में पूछे गए हैं, आज मैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, अपने अपने नोट्स में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने भी अध्याय में अध्ययन भी किया विकास के ही बारे में कि विकास की अवधारणा क्या है, विकास को कैसे सुनिश्चित करना है, विकास यानी कि किसी भी देश का या राज्य का विकास कैसे होता है, देश और राज्य में अंतर संबंधी विकास कैसे होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। तो अब जो हमने अध्ययन किया है उसी में से यह क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो अगर हमने अच्छे से अध्ययन किया होगा तो स्वाभाविक बात है कि इसका आंसर हमको पता होगा। यदि जिसने भी पिछली वीडियो क्लासेस नहीं सीन की हैं, नहीं वॉच की हैं, तो आपको इसमें लिंक दिया गया है इस वीडियो क्लास के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक को टच करके पिछली वीडियो क्लासेस वॉच कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इसमें विकल्प दिया हुआ है। पहला है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है औसत साक्षरता स्तर, तीसरा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तीनों में से कोई सही है कि तीनों सही है? तो इसमें उपरोक्त सभी, तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं। आपको चौथे ऑप्शन पे सही का निशान लगाना है कि उपरोक्त सभी यानी सब कुछ सही है। ये तीनों बातों पर भी किसी देश का विकास निर्भर करता है। प्रति व्यक्ति आय, जब उसकी आय होगी, आमदनी होगी, धन का अर्जन होगा तो देश के विकास में सहयोगी होगा। औसत साक्षरता स्तर, जब किसी भी व्यक्ति के पास आमदनी होगी, वो धन कमाएगा तो अपने बच्चों को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी वो शिक्षा दिलवाएगा, क्योंकि अगर आय नहीं है, पैसा नहीं है तो शिक्षा तो दिला नहीं सकता। और तीसरा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। लोगों का जो स्वास्थ्य है उसकी कंडीशन को और सुधारने के लिए भी आय की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो हम अच्छे से अच्छा इलाज ना करा पाते हैं, किसके चलते? पैसे के चलते, धन के अभाव के चलते। तो ये तीनों यानी कि प्रति व्यक्ति आय, जो औसत साक्षरता स्तर है और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति है, ये तीनों ही देश के विकास में सहयोगी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी। नोट्स में जरूर लिखिएगा आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। यानी कि जो अपने चार ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि इंडिया के नेबरहुड पड़ोसी देश हैं, इनमें से किस देश की कंडीशन जो है विकास की वह इंडिया से अच्छी है। तो अगर देखा जाए तो श्रीलंका, इसका जो विकल्प है आंसर है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका इंडिया से छोटा भी देश है और अगर एक पड़ोसी देश के लिहाज से देखा भी जाए तो काफी इंडिया से डेवलप हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपए है तो चौथे परिवार की आय क्या है? अब जैसे देखिए, इसमें पूछा है कि एक देश में 4 फैमिली है और इन फैमिलियों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 5,000 रुपए है। अब अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4, 7 और 3,000 रुपए है तो चौथे परिवार की आय क्या है?
तो अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर हम माइंड अपना लगाएं तो क्या क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। क्या बोल रहा है कि परिवारों की, यानी कि 4 जो फैमिली हैं इनकी प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है। तो अगर 5 इंटू 4 करेंगे, यानी कि 5,000 को 4 फैमिली से गुणा करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इन 3 परिवारों की आय क्रमशः दे रहा है कि 4,000, 7,000 और 3,000। तो 20,000 जो पहले ही बता दिया था, अब हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 4 7 11 और 11 3 14, यानी 14,000 रुपए तो मिल गया। तो चौथे परिवार की आय कितनी है? तो जाहिर सी बात है, जब हर परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए थी, 4 फैमिली थी, तो टोटल आय 20,000 हो रही थी। और अभी 3 परिवारों की आय दे दिया इसने, 3 परिवारों की आय मिला के 16,000 हो रहा है, 14,000 हो रहा है। तो अब कितना बच रहा है? 20 में से हम 14 घटा लेंगे, 6,000 बच रहा है। तो चौथा ऑप्शन सही है, इसमें चौथे परिवार की आय 6,000 रुपए है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विश्व बैंक के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं, यानी लिमिटेशन क्या है? तो विभिन्न वर्गों का मतलब यहां यह है कि जैसे हमने समाज में सुना है, देखा भी है, जाना भी है कि ये जनरल कैटेगरी है, ये SC ST कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, बहुत निर्धन है, ये मध्यम निर्धन परिवार है, या इनके यहाँ खाने को भी नहीं है, या ये बहुत अमीर घर के हैं। तो इन सब की जो कैटेगरियां हैं, इनको जो अपनी वर्ल्ड बैंक है ये कैसे डिसाइड करती है? लिखिए इसका आंसर, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए निम्नलिखित मापदंड का प्रयोग करती है। पहला, प्रति व्यक्ति आय को प्रमुख मापदंड के रूप में प्रयोग करता है, यानी जो प्रति व्यक्ति आय है उसको प्रमुख मापदंड, उसको यानी कि नेसेसरी मान लेता है कि हां ये बहुत इंपॉर्टेंट ही है। सेकंड लिखिए, यद्यपि प्रति व्यक्ति आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी इससे यह नहीं पता चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। तो इन्हीं मापदंडों का यह प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? यानी कि जो डेवलपमेंट मेजर करने का एक पहलू है UNDP, यह पहलू वर्ल्ड बैंक के मापदंड से कैसे डिफरेंट है? लिखिए इसका आंसर, पहला, UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक, स्वास्थ्य स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी कि किसी भी देश के जो विकास का आधार होता है वो किस बात पर निर्भर करता है। तो प्रति व्यक्ति औसतन आय होती है, साक्षरता स्तर होता है, और अपना ये स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं। इसी में सेकंड लिखिए, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में देशों का वर्गीकरण करने में प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया गया है। तो ये वो मापदंड थे, वो पहलू थे जो UNDP और विश्व बैंक के मापदंड से अलग हैं।
यूएनडीपी का मापदंड विश्व बैंक से अलग था। नेक्स्ट है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या इनके प्रयोग करने की कोई लिमिट है? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलिए लिखिए आंसर नंबर 6। विभिन्न देशों में तुलना करने के लिए कुल आय को अच्छा मापदंड नहीं माना जाता, क्योंकि अलग अलग देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। जितने भी देश हैं उनकी जनसंख्या अलग अलग है। ये कोई इक्वलिटी नहीं है कि इंडिया की जितनी उतनी अमेरिका की हो, या उतनी चीन की, या उतनी न्यूजीलैंड की हो, या उतनी हांगकांग की हो। सबका अलग अलग है। लिखिए, अतः कुल आय की तुलना करने से यह पता नहीं चल पाता कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। इससे यह भी पता नहीं चल पाता कि किन्हीं दो देशों में से किस देश के लोगों की स्थिति बढ़िया है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय, इसी प्रति व्यक्ति आय को ही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, औसत का प्रयोग किया जाता है, जिससे तुलना करने में आसानी होती है। औसत आय इज इक्वल टू, यानी औसत आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय डिवाइड बाई कुल जनसंख्या। यानी जो डिवाइड बाई है इसमें भाग का निशान लगा देना, बटे का। कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। अगर हमको औसत आय निकालना है तो हमको दो चीजें पता होनी चाहिए कि उस देश की कुल जनसंख्या कितनी है और उस देश की अपना राष्ट्रीय आय, यानी उस देश की टोटल आय, टोटल इनकम प्रति व्यक्ति कितनी है। टोटल इनकम कितनी है और टोटल जनसंख्या कितनी है, तो हमको औसत आय पता चल जाएगा। हालांकि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है। लिखिए, हालांकि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है। इससे यह पता नहीं चल पाता कि वह आय लोगों में कैसे वितरित है। इससे पता नहीं चल पाता है कि यही आय जो औसत आय है लोगों में किस प्रकार से बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो डिस्कशन कीजिए। चलिए लिखिए इसका आंसर। प्रति व्यक्ति आय विकास के सर्वाधिक मापदंडों में से एक है, क्योंकि अधिक आय से अधिक मात्रा में भौतिक वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैं। विकास के मापदंड के रूप में प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग विश्व बैंक द्वारा भी किया जाता है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड नहीं है, परंतु इस मापदंड की निम्नलिखित सीमाएं हैं। क्या लिमिट है, यह भी लिखिए। पहला, प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास क्रमांक का परस्पर संबंध किसी समरूपता का परिचायक नहीं है। सेकंड,
मुद्रा की सहायता से अच्छे जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं एवं सेवाएं नहीं खरीदी जा सकती। जैसे प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को मुद्रा से नहीं खरीदा जा सकता। तीसरा लिखिए, आय संबंध में आय स्वयं में उन सेवाओं और वस्तुओं का पर्याप्त सूचक नहीं है जो लोग प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं? जैसा कि अभी रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने रीवा में बहुत बड़े सोलर प्लांट का ही उद्घाटन किया है, जो कि सोलर एनर्जी अगर देखा जाए तो राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान निभा रही है। कमिंग फ्यूचर ग्रीन एनर्जी पर ही डिपेंड है। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर लिखिए। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है परंपरागत स्रोत। इसमें लिखिए, पहला प्राकृतिक गैस, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा बिजली, चौथा कोयला आदि। दूसरा लिखिए गैर परंपरागत स्रोत। इसमें लिखिए पहला पवन ऊर्जा, दूसरा ज्वारीय ऊर्जा, तीसरा सौर ऊर्जा, चौथा बायोगैस आदि। अब इसी क्वेश्चन में यह भी पूछा था ना कि ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। चलिए अब इसके बारे में भी लिख लीजिए। आज से 50 वर्ष बाद ऐसी संभावना की जाती है कि भारत में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा होगा, क्योंकि परंपरागत स्रोतों के भंडार सीमित हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ही कि सौर ऊर्जा कमिंग फ्यूचर बायोगैस एंड सौर ऊर्जा पर ही या विंड एनर्जी पर ही डिपेंड है। उसी विंड एनर्जी को ही हम पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, सोलर एनर्जी को हम सौर ऊर्जा कहते हैं, बायो एनर्जी को बायोगैस। तो कमिंग फ्यूचर हमारे गैर परंपरागत स्रोत पर ही डिपेंड है। परंपरागत स्रोत जैसे प्राकृतिक गैस हुआ, पेट्रोलियम हुआ, बिजली हुआ, कोयला हुआ, ये सब क्या है, एक लिमिट है। और जैसे कोयला से ही जो एनर्जी मिलती है तो ये अपना एनवायरनमेंट क्या है, ये पॉल्यूटेड कर देता है, तो ये हार्मफुल भी है। इसलिए कमिंग फ्यूचर अपने गैर परंपरागत स्रोत पर ही डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर लिखिए। धारणीय वह विकास है जो वर्तमान में पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना होना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला, प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, कच्चा तेल आदि के भंडार सीमित हैं। इनके समाप्त होने पर भविष्य में संसार के सभी देशों में विकास खतरे में पड़ सकता है। सेकंड लिखिएगा, कोयला, कच्चा तेल,
खनिज पदार्थ आदि विकास के लिए आवश्यक है, परंतु ये हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं, पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। वैसे आप लोग तो इसका डिस्कशन कर ही लेंगे ना, एनी हाउ चलो मैं लिखा ही देता हूं। नोट डाउन इन योर नोटबुक, लिखिए, यह बात बिल्कुल सत्य है कि पृथ्वी के पास सब लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु एक भी व्यक्ति के लोभ को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। धरातल के नीचे लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकिल, कोबाल्ट आदि, जबकि लौह कोबाल्ट आदि जबकि अलौह खनिज जैसे सोना, चांदी, सीसा, टिन, बॉक्साइट, मैग्नीशियम आदि तथा आधात्विक खनिज जैसे पोटास, अभ्रक, कोयला, जिप्सम, पेट्रोलियम आदि के भंडार हैं। इसके साथ प्रकृति ने हवा, पानी, वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उपलब्ध कराए हैं। इन सभी साधनों का प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। इन्हीं साधनों के कारण मानव जीवन सुखी बन जाता है। इसी में और आगे लिखिए, परंतु अपने लोभ के कारण मनुष्य प्रकृति के विनाश में जुटा हुआ है। अब जैसे ईंधन की आवश्यकता होती है तो ईंधन को काट लेता है, लेकिन वृक्षारोपण नहीं करता है। यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बना रहे, मेंटेन रहे, उस पर हम केयर नहीं करते हैं। तो हमको हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, हम जहां से जो कुछ ले रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो हमारा उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम उसकी पूर्ति भी करें। नहीं तो हम वृक्ष को काटते ही जाएंगे ईंधन की पूर्ति के लिए, तब तो फिर आने वाला समय बहुत दुखदाई और कष्टदायी साबित होने वाला है। लिखिए, कई प्राकृतिक संसाधन समाप्य हैं जो एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में नहीं आ सकते। अतः इनके समुचित प्रबंधन और संरक्षण की बहुत आवश्यकता है ताकि उनका प्रयोग लंबे समय तक हो सके। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने लाभ के लिए मनुष्य इन संसाधनों का दोहन इस तरह किया जा रहा है कि इनका भंडार तो खत्म हो ही रहा है, साथ ही पर्यावरण संतुलन को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। यह आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो समझ में आया ना कि हम यूज तो कर रहे हैं,
लेकिन उसके बदले में हमारा जो कर्तव्य बनता है उसका हम निर्वहन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों। इसको आप सभी लोग लिखिएगा, सूची बनाइएगा अपने नोट्स बुक में। नहीं आता है तो मैं लिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मद के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे। तो जैसा कि हमने तालिका 1.6 देखा था अध्ययन करते समय, आइए इसका आंसर राइट डाउन करिए। हेडिंग डालिए प्रति व्यक्ति आय, ब्रैकेट में डालिएगा अमेरिकी डॉलर में। इसमें पहला लिखिए सबसे ऊंचा श्रीलंका, ब्रैकेट में 4340। दूसरा कैसे लिखना है मैं बता दे रहा हूं। जैसा कि मैंने बोला प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अब इसमें आप पहला लिखिएगा सबसे ऊंचा, इसके आगे डैश लगाइएगा, फिर लिखिएगा श्रीलंका, और फिर ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिएगा 4340, ठीक है। दूसरा लिखिए सबसे नीचा म्यांमार, ब्रैकेट में 1027 यानी 1027, ओके। सेकंड लिखिए जन्म के समय संभावित आयु, अब इसमें पहला लिखिए सबसे ऊंचा श्रीलंका, ब्रैकेट में 74 वर्ष। दूसरा लिखिए सबसे नीचा म्यांमार, ब्रैकेट में लिखिए 61 वर्ष, 61। आइए अब तीसरी हेडिंग डालिए साक्षरता दर 15 वर्ष की जनसंख्या के लिए। अब इसमें पहला लिखिए सबसे ऊंचा श्रीलंका, ब्रैकेट में 91। दूसरा लिखिए सबसे नीचा बांग्लादेश, ब्रैकेट में लिखिए 41। चौथी हेडिंग डालिए 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात। अब इसमें पहला लिखिए सबसे ऊंचा श्रीलंका 69%, 69%। सेकंड लिखिए सबसे नीचा पाकिस्तान, अब ब्रैकेट में लिखिए 35%, 35%। पांचवी हेडिंग डालिए विश्व में मानव विकास का सूचकांक का क्रमांक। इसमें पहला लिखिए सबसे ऊंचा श्रीलंका, ब्रैकेट में 93, सबसे नीचा नेपाल, ब्रैकेट में 130 यानी 130। आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है नीचे दी गई तालिका में भारत में अल्पपोषित वयस्कों का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2001 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है।
तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डू इट हिमसेल्फ, खुद से करिएगा, यदि नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं इस आंसर का वेट जरूर कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 को मैंने रीड भी कराया, और इसके जितने भी क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे मैंने उसका अध्ययन भी करा दिया, लिखा भी दिया। अगर इस चैप्टर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स है, किसी भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट के जरिए अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। उसका निराकरण बहुत जल्द ही किया जाएगा। सो फ्रेंड, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।